जो प्रोफेशनल एथिक्स था उसका अपन ने क्लोज 7 तक डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 का। अभी जो अपन डिस्कस करने वाले वो है क्लोज 8। क्लोज 8 स्केड्यूल 1 चल रहा है, उसका पार्ट 1 चल रहा है, उसका क्लोज 8 क्या बोलता है। क्लोज 8 की जो कोई ऑडिटर है सी एंड प्रैक्टिस गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट एनी पोजीशन विच इज प्रीवियसली हेल्ड बाय एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी अदर सर्टिफाइड ऑडिटर। ओके, तो मतलब पहले क्या करना है, अपने को कम्युनिकेट करना है उससे विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग, उसको बिना कम्युनिकेट किए, वो भी राइटिंग में। मतलब यहाँ पे देखो राइटिंग बोल रखा है, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको सेंड करना है। एक केस है इसके अंदर जेएस भाटी का, जेएस भाटी वर्सेस काउंसिल ऑफ आईसीएआई में बोल रखा है कि उसको बिना रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड किया, मतलब उसे रिसीव नहीं किया और आपने क्या क्या काम शुरू कर दिया तो आप गिल्टी हो जाओगे। वो रिसीव भी करे ये भी देखना, रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जेएस पार्टी वर्सेस काउंसिल का केस है, उसके बाद में एक केस और है एसएन जोरी वर्सेस एन के जैन का, जिसमें ऐसा बोल रखा है कि जैसे आपने तो उसको कम्युनिकेट किया, ठीक है, पर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई भी रीजन हो सकता है रिस्पॉन्ड नहीं करने का, तब क्या करोगे, रीजनेबल पीरियड तक वेट करोगे, रीजनेबल पीरियड तक रिस्पॉन्स नहीं किया तो अपना काम शुरू कर देना। यहाँ पे रीजनेबल पीरियड डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये बोला था अपने को एसएन जौहरी वर्सेस एन के जैन के केस में। तीसरा एक केस और जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें दे रखा था कि आपने काम शुरू कर दिया जल्दबाजी में और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो काम शुरू होने के बाद कम्युनिकेट करने का क्या मतलब है, उससे पहले शुरू करा था, प्रायर बोला है तो उसमें भी आप गिल्टी हो जाओगे। ये बोला था अपने को राधेश्याम वर्सेस केस दुबे के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि किस किस वजह से हो सकता है कि वो ऑडिटर छोड़ के जा रहा है और आप जो है वो आपको ऑडिटर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप उसको कम्युनिकेट कर दोगे पीएमए का आंसर, तो उसमें दे रखा था कि कंपनी की जो सिचुएशन है वो उसको अच्छी तरह पता है, वो आपको बता देगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऐसा रीजन था या फिर कंपनी के अंदर कोई अलग ऐसा रीजन था जिस वजह से उसने इस पोजीशन को छोड़ा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट इज टू ascertain whether there are any circumstances which warrant him is not to accept the audit and whether previous auditor has changed on account of having qualified the report। या तो उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट क्यों किया, उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या होगा कि उस ऑडिट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, इस डिसीजन को लेने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर ऐसा है कि उसकी फीस डिस्प्यूटेड थी, मतलब अनडिस्प्यूटेड फीस थी उसकी और आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हो, आप 100% गिल्टी हो, ठीक है। सिक कंपनी है तो वो एक एक्सेप्शन है, उसमें अगर अनडिस्प्यूटेड फीस है, पे नहीं किया अभी तक, ठीक है, तो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अदर कंपनी से अनडिस्प्यूटेड फीस आप पे नहीं किया तो उसी वजह से वो ऑडिट छोड़ रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप गिल्टी हो। या फिर ऐसा कुछ हो गया, उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी इसलिए उसको निकाल दिया, ठीक है, इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, उसको निकाल दिया इस वजह से कि उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी थी, आप एक्सेप्ट करो गिल्टी, बिना उससे पूछे एक्सेप्ट कर लो गिल्टी। एक बात देखिए, अनडिस्प्यूटेड नहीं, डिस्प्यूटेड फीस है, डिस्प्यूटेड फीस में हो सकता है कंपनी की गलती हो सकता है उस ऑडिटर की गलती हो, अपने को क्या पता। तो उसके अंदर फिर अपने को अपना सेंस काम में लेना पड़ेगा। यहाँ पे इवन लिख भी रखा है कि ऑडिटर जो है वो खुद अपना सेंस काम में लेगा और उस अकॉर्डिंग गुड सेंस, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, देयर इज नो रूल सो डिसीजन इज इन दिस रिगार्ड्स मस्ट बी रेस्ट विद द गुड सेंस ऑफ द मेंबर हिमसेल्फ। वो खुद देखेगा कि अनडिस्प्यूटेड फीस है तो किसकी गलती है, कटिंग फीस है मतलब उसमें देख लेना पॉकेट एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो सब कैलकुलेट कर लेना, उस अकॉर्डिंग आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। अब इसमें आ जाता है अपन क्लोज 9 पे आ जाते हैं। क्लोज 9 बहुत सिंपल है, इसमें बोल रखा है कि अगर 169, 140, 151 अगर कंप्लाई नहीं किया है किसी भी ऑडिटर ने, तो ऑडिटर सीए एक्ट 1949 के स्केड्यूल्ड 1 के पार्ट 1 के क्लोज 9 में गिल्टी है। कंपनी के ऊपर तो क्या लगेगा, पेनाल्टी वो कंपनी एक्ट में लगेगी, पर हम यहाँ पे गिल्टी हो जाएंगे अगर अपन ने 139, 150, 141 जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के सारे अपने क्लोजेस थे वो अपन ने क्या नहीं किए, कंप्लाई नहीं किए, तो ठीक है। वैसे क्लोज 9 में और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे एसआर ओआर पास करना था फिर अपने को पॉइंट करना था, अपन ने चेक ही नहीं किया एसआर पास किया कि नहीं, बस जाके काम शुरू कर दिया तो नहीं चलेगा। फिर हो जाता है अपना क्लोज 10। क्लोज 10 में क्या बोला है, सीएन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही चार्जेस or offers to charge accept or offers to accept in respect of his professional work any fees which is based on percentage of profit, क्योंकि contingent हो जाएगी ना, वो fixed नहीं रहेगी, which is based on percentage of profit which are contingent upon findings of the results of such employment and accept परमिटेड। अगर रेगुलेशन में परमिट कर रखी, कौन सा रेगुलेशन में आपको 192 रेगुलेशन में कुछ ऐसे
केसेस है जिसमें परमिट कर रखा है कि परसेंटेज बेसिस पे होगा तो चलेगा, अदरवाइज आपकी फिक्स्ड फीस आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए, कॉन्टिजेंट वाली या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एज एन ऑडिटर आपका इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा, अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको फीस ही नहीं मिलेगा, आप क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा इसमें क्या है कि ये जो आप ऑडिटर हो तो आपका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, एज एन प्रोफेशनल उसके ज्यादा आपका मोटिव है। ये लिख रखा है इसके अंदर, मैं मनते नहीं बोल रही हूँ, मॉड्यूल पढ़ा है मैंने, उसमें लिख रखा है व्हाट डिस्टिंग्विश ए profession from a business is that professional services are not rendered with the sole purpose of a profit motive. Professional gain is one, but not main, one or more only objective of the professional opinion. There is unlikely upon the methods where payment is made to depend on basis of result. It is obvious that a person who is to receive payment in direct proportion to benefit received by his client may be tempted to the advantages that are not ethical, advantages of his service, or may adopt means that are not ethical. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे 200 पे आप दे सकते हो कि इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा, उसकी इंटीग्रिटी इफेक्ट होगी, तो इस वजह से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेसिस पर अलाउ नहीं किया। जैसे एक अपना क्वेश्चन आता है कि लोन सैंक्शन करने के लिए आपने कंसल्टेंसी दी थी और अगर उस अकॉर्डिंग फिर उसमें आपने प्रॉफिट के परसेंटेज पे फीस चार्ज किया था तो आप गिल्टी। अब इसमें एक्सेप्शन है रेगुलेशन 192 के अंदर कि आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर और एक लिक्विडेटर, रिसीवर और लिक्विडेटर हो आप, या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है, या फिर फंड रेजिंग सर्विसेज है, डेप्ट रिकवरी सर्विसेज है, रिलेटेड टू द कोस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाली सर्विसेज है, तो चलेगा, आपको परसेंटेज प्रॉफिट पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गिल्टी नहीं हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन क्लोज 11 के ऊपर। देखो क्लोज 11 में क्या है, अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंगेजेस इन एनी बिजनेस ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ सीए, एंगेज एनी बिजनेस प्रोफेशन अदर देन सीए अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल। अभी देखो इसके अंदर अपेंडिक्स पैरा 3 के अपने क्लोज 8 और क्लोज 9 और क्लोज 10 डिस्कस कर लिए। ठीक है, क्लोज 10 के अंदर एक केस है, वैसे आरबी बासु पीके मुखर्जी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे 200 उसके अंदर रेफर कर लेना, SQC1 भी रेफर करना जब आप क्लोज 10 को लिखोगे, क्योंकि SQC1 में क्या लिख रखा है, आपको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अभी क्वालिटी सर्विसेज हो ही नहीं पाएगी अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेसिस पे आप क्या लोगे, हाँ फीस लोगे तो। अब आ जाते हैं अपन क्लोज 11 के ऊपर। नाउ वी आर ऑन क्लोज 11, लेट अस डिस्कस। क्लोज 11 में क्या बोला है, a CA in practice deemed to be guilty of professional misconduct if he engaged in any business or profession other than occupation other than a profession of CA, other than profession of CA without unless permitted by the council या without taking permission from council so to engage। अब देखो इसमें पैरा 3 अपेंडिक्स 8 के अपेंडिक्स 8 पैरा 3 रेगुलेशन 1988 में बोला हुआ है कि आपको प्रायर एंड स्पेसिफिक, यहाँ पे देखो एंड लिख रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि काम शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, इवन घर का बिजनेस भी आप लग गए घर के बिजनेस में, उसके बाद जाके बता रहे हो। अरे आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सी की प्रैक्टिस इफेक्ट होगी ना, आपके आप टाइम नहीं दे पाओगे, तो इसलिए ये वाला क्लोज आना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि आफ्टर प्रायर एंड स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको काउंसिल से, उसके बाद ही आप एंगेज कर सकते हो किसी बिजनेस में। पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे आपको ऐसा बोला है कि प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो एक्सेप्शन में रेड आउट कर लेती है। ऑक्यूपेशन फॉर विच परमिशन हैज बीन ग्रांटेड जनरली, मतलब कर सकते हो ऐसा, प्राइवेट ट्यूटरशिप ले सकते हो, एम्प्लॉयमेंट इन द सीएन प्रैक्टिस और फॉर्म ऑफ सच सीएस, ऑथरशिप कोई बुक तो लिख ही सकते हैं ना यार, तो ऑथरशिप ऑफ अ बुक होल्डिंग लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी लाइसेंस फॉर लिमिटेड पर्पस और ऑफ रेन्यूअल कमीशंस, अटेंडिंग क्लासेस, किसी भी एग्जाम की क्लासेस अटेंड करो, किसी भी एग्जाम में पेयर हो, अलाउड है। MPMLA बन जाओ, बहुत अच्छा है। नोटरी पब्लिक, जस्टिस ऑफ पीस, स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसा भी काम कर सकते हो। पार्ट टाइम ट्यूटरशिप, पार्ट टाइम लिख रखा है, ठीक है ना, पूरा टाइम ट्यूटरशिप में नहीं दे रहे हो, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट के जो कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं ना उसमें बोला है। वैल्यूएशन ऑफ द पेपर चलेगा, आप पेपर चेक तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। एडिटरशिप ऑफ द प्रोफेशनल जर्नल लिखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछती है कि उसने प्रोफेशनल जर्नल लिखा था, बुक लिखी थी, चलेगा क्या? जनरल परमिशन है। प्राइवेट ट्यूटरशिप लिया था, चलेगा क्या? जनरल परमिशन है, चलेगा। ठीक है, आएंगे एग्रीकल्चर लैंड कैरिंग आउट एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए बोला, चलेगा। रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर, चलेगा। सर्वे लॉ इन इनकम इंश्योरेंस एक्ट, चलेगा। अब आ जाता है अपने को जहाँ पे प्रायर अप्रूवल की जरूरत है, वो कौन कौन से बिजनेस है। अब जब आप फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, provided he or his relative do not hold substantial interest in such concern. The term relative means husband, wife, brother, sister or any other lineal ascendant, lineal descendant, मम्मी पापा, दादा दादी,
बच्चे बच्ची पोते पोती सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ ये सब तो आते ही है। तो अगर यहाँ पे अब ऐसे बिजनेस में लगे हुए हो जो कि होल्ड नहीं कर रखा है आपके रिलेटिव ने, तो आप फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो बिजनेस के, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन नॉन बिजनेस कंसर्न में, तो भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल। एमडी बन गए कंपनी के जाके, अब वहां पे आप कंपनी संभालोगे कि अपना सीए का प्रैक्टिस संभालोगे, तो एक बार पूछ लो किससे, अपने काउंसिल से। इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस, इंटरेस्ट इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैंने कहा ना इंस्टीट्यूट पे भी पढ़ाना आपको लेनी पड़ेगी परमिशन, अपने आईसीआई का जो इंस्टीट्यूट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पार्ट टाइम फुल टाइम, क्योंकि आईसीआई को पता होगा आप कितना टाइम उस इंस्टीट्यूट में दे रहे हो, ठीक है ना। मेन यहाँ पे पर्पस क्या है कि आप जो है अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो, उसमें टाइम में कमी ना हो, सो जैसे आपके प्रोफेशन इफेक्ट ना हो। एडिटरशिप ऑफ जर्नल लिख सकते हो अदर देन प्रोफेशनल जर्नल, मतलब अपनी जो प्रोफेशनल जर्नल आती है उसके अलावा वाली जो जर्नल लिखनी है, तो फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यस। और यहाँ लिख रखा एनी अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन फॉर विच एग्जीक्यूटिव कमिटी और कंसीडर्स दैट परमिशन में ग्रांटेड, ठीक है। तो ये सब था अपना क्लोज 11 के अंदर। इसमें जो यहाँ पे केस है एसके कोल एससी मंगल का केस है कि आपने क्या किया, डेरिवेटिव के अंदर ट्रेडिंग करने लगे और बिना पूछे, एक बार पूछ तो लो, तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। एडिटरशिप प्रोफेशनल जर्नल वैसे भी अलाउड है, प्रायर एडिटरशिप अलाउड है, ठीक है। ये कोई केस तो नहीं है इसमें, नहीं केस है। एमके ओबराय और एसएस बाव वर्सेस वीपी विजय का केस है। एमके ओबेरा एसएस बाव वर्सेस वीपी विजय का केस है, जिसके अंदर आप एमडी बन गए, चीफ अकाउंटेंट बन गए कंपनी के बिना पूछे, ठीक है। तो आपको परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना, पूछना तो चाहिए था एक बार। अब आ जाते हैं अपन क्लोज 12 के ऊपर। ये पार्ट 1 का लास्ट क्लोज है, जिसके अंदर बोला इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउ एनी पर्सन बीइंग ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, एक तो वो इंस्टीट्यूट का मेंबर ही नहीं है, दूसरा पर्सन नॉट बीइंग हिज पार्टनर, उसका पार्टनर नहीं है, और वो क्या कर रहा है, साइन ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ हिज फर्म। किस किस को साइन कर रहा है, बैलेंस शीट पी&एल जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको साइन कर रहा है, मतलब जहां पे अपने को ओपिनियन देना होता है, अपना साइन ही तो इंपॉर्टेंट होता है। साइन ही वो ऐसा पर्सन कर रहा है जो ना तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है ना अपना पार्टनर है, चलेगा, आप क्रिएटिव हो जाओगे, आपने किसी और से ऐसा काम करवाया। ये सेक्शन 26 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है, सेक्शन 26 भी रेफर कर लेना इधर, तो आपके ऊपर क्या लग जाएगी, पेनल्टी 5,000, पहली बार में 5,000 से 1 लाख तक का, और दूसरी बार में 10,000 से 2 लाख तक की पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का काम था, मैंने ऑडिट करनी थी कहीं पे, उसका प्रोग्राम प्रिपेयर करना था, किसी बिल या वाउचर को क्या करना था, कैसे चेक करना है वो बनाना था, मेमोरेंडम बनाना था, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के काम है वो आपका आर्टिकल भी कर रहा है, चलेगा चलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका ओपिनियन नहीं लग रहा है, प्रोफेशनल ओपिनियन। लेकिन जैसे प्रोडक्शन सर्टिफिकेट है, उसको आपको क्या करना है, प्रोफेशनल प्रोडक्शन सर्टिफिकेट को साइन करना है, फिर आप ही करोगे साइन, फिर आप आपके एम्प्लॉय को या आर्टिकल वगैरह को जाके नहीं बोल दोगे कि तुम साइन करो। तो ये था अपना क्लोज 12। क्लोज 12 फाइनली खत्म हो गया, तो अपना पूरा पार्ट 1 खत्म हो गया। अभी अब अपन आ जाते हैं किसके ऊपर, पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 जो है वो सीएन सर्विस के लिए। सीएन सर्विस कौन होता है, जो कि प्रैक्टिस में नहीं है। देखो प्रैक्टिस वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, तो बड़ा चश्मा लगा के, मोटा सा इंसान, वो पूरे दिन उसको ऑफिस में बैठे रहना है। अब एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो कि सर्विस में होता है, मैंने बताया था शायद कि जो बैंक की सर्विस करे, किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, किसी के अंडर में काम करे एम्प्लॉय है, या फिर टीचिंग लाइन में कोई है, तो वो सारे जो सीए है वो होते सीएन सर्विस, उनके ऊपर बहुत कम रिस्ट्रिक्शन है। पार्ट 2 है, उसके अंदर सिर्फ 2 क्लोजेस है। पहला क्लोज तो सेम अपन ने वहां पे भी देखा था कि वो जो सीए इन प्रैक्टिस था वो भी क्या नहीं कर सकता था, पे और अलाउ, एग्री टू पे और अलाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी पर्सन एनी शेयर इन हिज प्रोफेशनल फीस of the employment undertaken by him, share in emolument of the employment undertaken by him। वहां पे क्या था, जो उसको प्रोफेशनल फीस मिल रही थी, यहाँ पे क्या है, शेयर इन emolument of employment undertaken by him। तो सीए इन सर्विस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सीए इन सर्विस डिड टू बी गिवन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू पे, वो अपने एम्प्लॉयमेंट से जो उसको emolument यानी जो मिला है अमाउंट, उसमें से वो किसी और को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, पे और अग्री टू पे, कुछ अमाउंट पे कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकता। फिर क्लोज 2 के अंदर आ जाता है
CN service deemed to be guilty of professional CN service deemed to be guilty of professional misconduct if he accept or agrees to accept any part, fees, profit, gain from any lawyer, SCA engaged by such company, firm, proprietor, मतलब किसी और से वो फीस ले रहा है तो भी वो गिल्टी होगा. एजेंट, कस्टमर, एनी अदर कंपनी, फर्म, पर्सन बाय वे ऑफ द कमीशन और ग्रेटिफिकेशन. तो एक तरह से वो कमीशन नहीं हो गया ना, वो किसी और से, मतलब देखो ना यहाँ पे किसी लॉयर से, सीए से, ब्रोकर से या फिर एजेंट से और किसी कस्टमर से, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, उस जिस फर्म में वो काम कर रहा है, वहां के कस्टमर से कुछ वो अमाउंट ले रहा है, तो एज ए वो कमीशन नहीं हो गया, तो वो भी अलाउड नहीं है. ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वो प्रोवाइड भी नहीं कर सकता, पे भी नहीं कर सकता. कौन सीएन सर्विस. अब आ जाते हैं अपन फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 के ऊपर, जो वापस सीएन सर्विस पे आ गया. देखो इसमें क्या है, कुछ तो है जो नहीं, पार्ट 3 भी सारे सी के ऊपर है. पार्ट 3 भी सारे सी के ऊपर है. यहाँ पे लिखा है सी इज डीम्ड टू बी गिल्टी, सी इज डीम्ड टू बी गिल्टी, सी इज डीम्ड टू बी गिल्टी. हाँ, तो पार्ट 2 भी ऑब्वियसली सबके ऊपर ही होगा, सॉरी पार्ट 3 भी सबके ऊपर ही होगा, क्योंकि वो एफसीए नहीं है, एफसीए बता रहा है अपने आप को, या फिर कम वहां पे जो अपनी कमेटी है, काउंसिल है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, अपना डायरेक्टर डिसिप्लिन है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिनरी कमेटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, अपीलेट अथॉरिटी, इन सब ने कुछ इन्फॉर्मेशन अपने से मांगी. डज नॉट प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन, डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड, comply the required documents, not comply with the requirement asked for, not supply the information called for. जो भी इंस्टीट्यूट ने, काउंसिल ने, तो ये तो दोनों पे लगेगा, सीएन सर्विस और सीएन प्रैक्टिस दोनों पे, कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांगी वो नहीं दी, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लाई नहीं की, जो किसने बताए हुए थे. डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स आस्क्ड फॉर, डज नॉट कंप्लाई given the information asked for, comply with the requirements called for, information called for, requirement asked for, लैंग्वेज है. फिर इसमें एक था पार्ट 3, वैसे पूछते बहुत कम है, मुझे नहीं लगता कि कभी पूछते हैं, तो इसीलिए अपन एक बार ऐसे डिस्कस कर लेते. क्लोज 3 के अंदर क्या लिख रखा है कि जो अपन ने राइटअप लिखा था, वो जो टेंडर भेजा था, जो अपन ने काम सिक्योर किया था, उसके अंदर कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपन ने दी है, वो सीएन प्रैक्टिस पे लग रहा है एक तरह से. ये तो सी इज डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. जब उसने इनवाइट किया था प्रोफेशनल वर्क, या फिर रिस्पॉन्ड किया था टेंडर को, जब उसने एडवर्टाइज किया था राइटअप के थ्रू, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत दी थी, तब उसको काम सिक्योर हुआ था, और उसने जो उसमें इन्फॉर्मेशन दी थी जिस वजह से वो काम उसको सिक्योर हुआ था, जिस वजह से वो राइटअप वगैरह था, टेंडर था, वही गलत था, तो वो डीम्ड टू बी गिल्टी हो जाएगा. ठीक है, वैसे ये एक तरह से सीएन प्रैक्टिस पे लग रहा है, बाकी दोनों तो सीएन सर्विस प्रैक्टिस दोनों पे लग रहा है. एफसी नहीं, एफसी बता रहा है. एफसी मतलब क्या होता है, जिसको काम करते हुए साल हो गए. सीएन डीम्ड टू बी जो मतलब जिसके पास सीओपी था, तो एक तरह से ये भी सीएन प्रैक्टिस पे तो नहीं, सीएन सर्विस पे भी किसी भी पर्सन पे जो सीए नहीं है और एफसी बता रहा है, मतलब एफसी यानी प्रैक्टिस में नहीं है और अपने आप को प्रैक्टिस में बता रहा है, मतलब सर्विस में है और वो बता रहा है कि मैं प्रैक्टिस में हूँ, और अपने इंस्टीट्यूट को पता चल जाता है, तो वो उसको इस पार्ट के अंदर, इस क्लोज के अंदर गिल्टी मान लेता है. अब आ जाते हैं अपना सबसे लास्ट, फर्स्ट स्केड्यूल का सबसे लास्ट क्लोज है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा. इसमें क्या है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ मिसकंडक्ट इज, अब वो प्रोफेशनल नेचर का नहीं है, देखो, हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी कोर्ट, या तो किसी कोर्ट ने उसको ऐसे ऑफेंस में पनिशमेंट दिया है जिसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने से कम का है. इज हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी सिविल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद imprisonment for a term not exceeding 6 months, या फिर in opinion of the council brings disrepute of the profession of the institute of a result of his action whether डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो अपने काम से, मतलब सीए की जो प्रोफेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ऐसा हो सकता है आर्टिकल को बुला के घर की चारों पोछे करवा रहा है, या फिर क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट उसने रख रखे तो उसको टाइमली रिटर्न नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने जबरदस्ती का अपना पावर दिखा के और लोन सैंक्शन करवा दिया. तो ये सारे क्या है, उसने अपने काम में गलती नहीं की, लेकिन उसने जनरली कुछ ऐसी गलती की जिससे हमारा प्रोफेशन जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. मटेरियल सिस्टम में आर्टिकल का हो गया, या फिर किसी भी अथॉरिटी ने उससे कुछ मंगाया था, मैं अपनी जो आईसीआई की काउंसिल उसने नहीं, किसी भी अथॉरिटी, इनकम टैक्स हो सकती है, जीएसटी हो सकती है, मंगाया, उसने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, जिस तरह का कुछ भी काम किया है तो अपना प्रोफेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो गिल्टी माना जाएगा. तो ये पूरा यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है. क्या प्रोफेशनल एथिक्स का स्केड्यूल्ड 1 को 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. तो क्लोज 1 जो था किसके बारे में था, सीएन प्रैक्टिस था. पार्ट 1 जो था स्केड्यूल्ड 1 का, पार्ट 1 का क्लोज 1.
सीए इन प्रैक्टिस था, क्या कर रहा था वो, प्रैक्टिस किसी और का अलॉट करा था जो कि पार्टनर नहीं था उसका, और सी एन प्रैक्टिस भी नहीं था। दूसरा ये था पे और एग्री टू पे। तीसरा था एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट। चौथा जो था वो था कि इंटर करा था वो पार्टनरशिप में, ठीक है, ऐसे पर्सन के साथ जो कि रेगुलेशन में नहीं बताया, इंस्टीट्यूट ने लिस्ट में नहीं बताया, 53 में नहीं बताया। फिर फिफ्थ जो था वो था सिक्योर करा था काम अदर देन एम्प्लॉय और उसका जो पार्टनर था, ठीक है। सिक्स्थ में क्या था कि वो किसी सीए के अलावा किसी और से काम सॉलिसिट कर रहा था, ठीक है, एडवर्टीज करा था सर्कुलर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिर मतलब एडवर्टीजमेंट सर्कुलर के थ्रू काम सॉलिसिट कर रहा था वो इंटरव्यू के थ्रू और पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू। फिर क्लोज 7 में क्या था कि वो एडवर्टीज करा था अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट और साथ में ऐसी डेजिग्नेशन यूज करा था सीए के अलावा वाली, ठीक है। फिर 8 में क्या हो गया था कि उसने प्रायर कम्युनिकेट नहीं किया था इन राइटिंग में किस ऑडिटर को जिसने वहां से काम छोड़ा था, मतलब जहां से भी वो नया काम ले रहा है वहां पे अगर पहले कोई चार्टर अकाउंटेंट काम करता था, कोई सर्टिफाइड ऑडिटर काम करता था, उससे प्रायर अप्रूवल नहीं लिया था राइटिंग में। फिर 9 में अपन ने क्या देखा था 139, 150, 151 उसने कंप्लाई नहीं किया। फिर 10 में अपन ने क्या देखा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के प्रॉफिट बेसिस पे वो फीस ले रहा था, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेसिस पे वो फीस ले रहा था, जैसे अपनी इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस इफेक्ट होता है ऐसे 200 भी आएगा, इसमें एसक्यूजी 1 भी अपन रेफर कर सकते हैं, ठीक है। पर कहीं कहीं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फीस अलाउड थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेब्ट रिकवरी, लिक्विडिटी वगैरह देखा था। क्लोज 11 में क्या किया था उसने इंगेज इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन विच इज अदर देन द प्रोफेशन ऑफ सी, उसके अलावा कुछ हम था बिना प्रायर अप्रूवल लिए काउंसिल से, ठीक है। ये कहाँ बोला था अपेंडिक्स 8 में बोला था अपने को कि प्रायर अपेंडिक्स 8 के पैरा में बोला, पैरा 3 में बोला था कि आपको प्रायर अप्रूवल लेना था, नहीं लिया तो गिल्टी, ठीक है। और कहीं कहीं जनरल परमिशन थी, एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल वगैरह, प्राइवेट ट्यूटरशिप आप कर सकते हो, और कहीं कहीं पे स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, तो वो सब देखा था। फिर क्लोज 12 में अपन ने देखा था कि उसने क्या किया था साइन करने के लिए बोल दिया था किसी और को, वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि बैलेंस शीट पीएनएल जहाँ पे अपना ओपिनियन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसे है तो चलेगा, उसका आर्टिकल प्रोग्राम वगैरह को साइन करा है और मेमोरेंडम को साइन करा है चलेगा, लेकिन वो यहाँ पे प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट को साइन करा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करा है, नहीं चलेगा। क्लोज 12 हो गया था। अब अपन आ जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर। सी इन सर्विस पे देखा था पे नहीं कर सकता और रिसीव भी नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, किसी और का प्रोफेशनल किसी और के सर्विसेज का फीस। फिर अपन आ जाते हैं क्लोज 3 के ऊपर, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा था एफसीए नहीं एफसीए बता रहा है। फिर सेकंड में देखा था आपकी जो इन्फॉर्मेशन आस्क्ड फॉर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी, इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, और जो भी रिक्वायरमेंट जिसके लिए बोला गया था आस्क्ड फॉर, वो कंप्लाई नहीं किया था। किसने बोला था? अपनी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने बोला था, अपीलेट अथॉरिटी ने बोला था, काउंसिल ने बोला था, डिसिप्लिनरी कमेटी ने बोला था, इन सब ने बोला। और वो रिक्वायरमेंट चाहे सीएन सर्विस हो चाहे सीएन प्रैक्टिस हो, दोनों पे लग रहा था। फिर थर्ड में क्या बोला था कि सीए ने जो प्रोफेशनल काम मांगा था, राइटअप वगैरह लिखा था, जो रेंडर था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी। तो फर्स्ट आ गया था अपना एफसीए, ये एफ से। दूसरा आ गया था, दिख तो रहा ना हम, दूसरा आ गया था अपना फेल टू कंप्लाई इन्फॉर्मेशन, ये भी एफ। और तीसरा आ गया था अपना फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये भी एफ। तो 3 एफ के साथ में अपना पार्ट 3 भी खत्म हो गया था। फिर पार्ट 4 के अंदर आ गया था कि उसको ऐसे कोर्ट ने ऐसे ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट किया जिसका इम्प्रिजनमेंट 6 महीने या उससे कम है, 6 महीने ज्यादा है वो बाद में देखेंगे अपन, या फिर उसने डिसपोर्ट किया अपने प्रोफेशन को, या तो आर्टिकल से झाड़ू पोछा करवाया, या फिर क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने अलमारी में ला के रख दिए, क्लाइंट को टाइमली वापस अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए नहीं, किसी अथॉरिटी ने कुछ बोला वो काम उसने टाइमली किया नहीं, लोन सेंक्शन के अपना पावर को यूज करके फालतू का, तो ये सब जो किया था। तो उसमें अपना इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमारे प्रोफेशन की रिपुटेशन जो हो रही है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है, तो आपको गिल्टी माना जाएगा पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। ये पूरा अपना स्केड्यूल 1 खत्म हो जाता है। थैंक यू।